तो दोस्तों अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से आप कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है एक लीनियर चार्ज रॉड या फिर कह लो एक इनफाइनाइट वायर है हमारे पास। ओके, तो जिसका चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कितना है इसका? प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इससे हमें एट ए डिस्टेंस आर पे यानी कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, इससे परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैसे किया जाएगा? देखिए बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इमेजिन करिए अगर आपके पास ये एक वायर है तो इसका शेप सिलिंड्रिकल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही होंगी बाहर वो भी सिलिंड्रिकल शेप में निकल रही होगी। तो हमारा गॉसियन सरफेस भी सिलिंड्रिकल शेप का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर अपर टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से निकल रही होंगी लाइंस। लोअर व्यू भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है। ओके, टॉप और बॉटम व्यू जो आपको दिखने वाला है ना, ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ये हो गया आपके पास टॉप और ये हो गया बॉटम। और जो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, इसको और ठीक से बना देते हैं। ये जो फ्रंट में जो दिख रहा होगा, फ्रंट में आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखेंगी, पीछे वाली लाइन नहीं दिखेगी हमें। तो फ्रंट में हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिख रही होंगी। ओके, तो हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है और उसका हमने गॉसियन सरफेस बनाया जिसका लेंथ मान लेते हैं L। वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है बट एक छोटा सा गॉसियन सरफेस तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो जो आपके पास गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नॉट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एयर है, अंदर एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस निकालना है हमें। अच्छा, लैम्डा जो होता है आपके पास वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया? L लैम्डा। यानी कि इस गॉसियन सरफेस में इतना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्योंकि लेंथ कितना ले रहा हूं मैं? देखो लेंथ ले रहा हूं मैं L, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास यहाँ पे? Q इक्वल्स टू हो गया आपके पास यहाँ पे L लैम्डा। तो देखो भाई लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, तो Q इक्वल टू L लैम्डा। अब कितने गॉसियन कितने सरफेस है यहाँ पे? एक तो एक कर्व वाला सरफेस है। कर्व सरफेस में अगर हम एक छोटा सा ds वेक्टर लें तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ds वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों पैरेलल है। और अगर इनमें टॉप और बॉटम में अगर आप देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम नीचे बॉटम वाले को देखें तो उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा होगा, जिसे आप ds वेक्टर कहते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा उसके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एरिया वेक्टर नीचे है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो तो ds वेक्टर तो ऊपर होगा। ठीक है भाई, जो ds वेक्टर होगा तुम्हारा वो ऊपर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली जा रहा है सरफेस के, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो जहाँ पे 90 होता है एंगल, वो उसका फ्लक्स जीरो मानते हैं। ओके, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं वहाँ का फ्लक्स जीरो होता है। तो बच गया आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन की वजह से जो फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, वही हमारा किसके बराबर होगा? Q यानी कि L लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E ds दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू का cos जीरो। cos जीरो तो आप सभी जानते हो कितना होगा? 1 होगा। तो ये L लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखो E और ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? S। ठीक है, तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ES इक्वल टू हो जाएगा L लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, तो E इंटू का 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल, यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई? यही हमारा L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। E इंटू 2 पाई आर एल ही हमारा L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होने वाला है। तो L से L कैंसिल आउट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास? ये आ गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यही क्या है? यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो अगर E वर्सेस R का कर्व बनाया जाए तो कैसा बनेगा?
कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर आपने E वर्सेस 1/r का कर्व बनाया तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये जो था, ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। या तो आप इसको लीनियर चार्ज कहना या आप इसको इनफाइनाइट वायर कहना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली इसको इनफाइनाइट वायर कहते हैं, इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके परपेंडिकुलर किसी मतलब जो इनफाइनाइट वायर है उसके परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। E = λ/2πε0r। वैसे तो इसके और भी केस होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि वो आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए शेल। अब हम एक शेल के इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए ये मेरे पास एक शेल है और मेटेलिक शेल है, इसके इनसाइड और आउटसाइड दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। तो मेटेलिक शेल में क्या होता है, जो भी आप चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज अपीयर होता है। देखिए अगर आपने कोई चार्ज यहाँ पे दिया सपोज, तो वो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इधर इस सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। मतलब जो भी आपने चार्ज दिया वो सरफेस पे भी अपीयर होता है, जो भी आप चार्ज दोगे वो सरफेस पे भी अपीयर होता है। आई बात समझ में? इसमें आपको याद रखना है हमेशा, जो भी चार्ज हम देते हैं किसी भी कंडक्टर को, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ अपीयर होता है, सरफेस पे अपीयर हो जाता है। ओके, आई बात समझ में? यानी अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, कुल मिला के अंदर जो क्यू नेट है वो जीरो मानेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल फाइंड आउट करते हैं। तो जो शेल होता है, शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होता है। ओके, आई बात समझ में? सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है इसका सारा चार्ज। बल्कि आप यहाँ पे अगर कोई चार्ज दोगे तो उसका अपोजिट चार्ज इनसाइड द सरफेस डेवलप होगा और उसी का अपोजिट आउटसाइड द सरफेस डेवलप हो जाता है। अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब आप ये याद रखो कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसके दो केस हैं। अगर इसका रेडियस r है तो पहला केस है इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अपने मन से गॉसियन सरफेस ले लीजिए आप, ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया जिसका रेडियस r है। अब अंदर कोई चार्ज है नहीं, क्या होता है कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है। तो यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए E डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अंदर तो भाई कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्यू इनसाइड तो जीरो है तुम्हारे पास, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई भी कंडक्टर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। ओके, आई बात समझ में? और इसके बाद दूसरा पॉइंट कि मुझे आउटसाइड फाइंड आउट करना है। इसके आउटसाइड मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसके आउटसाइड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये रहा R। तो आउटसाइड के लिए अगर हम देखें तो अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज, ये जो पूरा चार्ज जो सरफेस पे से क्यू मान लो, यही चार्ज तो अपीयर हो रहा है। बाहर वाला जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए कितना चार्ज इनसाइड द सरफेस अपीयर हो रहा है, सिर्फ इतना अपीयर हो रहा है। तो इसके लिए भी आप लगाइए। तो केस 2 है जो आपके पास, वो आउटसाइड के लिए है। तो आउटसाइड वाले में भी भाई लगा दो ये फॉर्मूला। तो ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यू लिखा, क्यू। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो किसी भी पॉइंट पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी वजह से बाहर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बाहर, और आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होगा, डीएस वेक्टर, वो भी किधर होगा, वो भी आउटसाइड ही होगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है
कि EDS जो है तुम्हारे पास दोनों पैरेलल हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है आपकी, कितनी आएगी देखो भाई, सुनो ध्यान से। E इक्वल टू Q, S की वैल्यू क्या होगी 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई 4πr² होता है, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई Q अपॉन में 4πε0r²। यही है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, देखो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैंने माना R, तो अंदर तो 0 है फील्ड, और जैसे आप सरफेस पे आते हो तो याद रखना सरफेस पे सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई। किसी भी कंडक्टर के ना सरफेस पे ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सरफेस पे होता है मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्स आएगा, इसे मैं लिख देता हूँ EM का मतलब हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी अचानक से, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के हिसाब से ये वेरी करने लगेगी। हमेशा याद रखिएगा सरफेस पे मैक्सिमम है, मतलब अंदर 0 है, और जैसी सरफेस पे आए तो फंक्शन यहाँ से क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया EM, और उसके बाद घटता चला जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो कुछ मत करो, यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो भाई, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके, जो इसका रेडियस है कैपिटल R। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए मेटेलिक शेल। ठीक है, चलिए अब थिन शीट और थिक शीट को भी देख लेते हैं फटाफट से, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन शीट। एक मेरे पास बहुत पतली, जैसे आपके कागज मतलब पेज का जो आपका एक पेज है पन्ना, वो जितना पतला है उतना ही पतला मेरे पास एक शीट है। ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या मानेंगे सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, याद रखिएगा सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपॉन ए। पीछे लैम्डा था Q अपॉन एल। ओके, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया भाई, सिग्मा इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास Q अपॉन ए। इसका एरिया ए है, इसका एरिया कितना मान लें, ए मान लेते हैं, या चलो एस कह देता हूँ। ठीक है, एस मान लिया मैंने इसका एरिया। तो अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये इतना पतला शीट है ना कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, जो भी चार्ज आपको इधर दिख रहा है वो एक्चुअली आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी चार्ज इसके सरफेस पे है वो दोनों साइड लाई कर रहा है, मतलब आधा इधर लाई कर रहा है, आधा मतलब पीछे वाली सरफेस पे और आधा इधर वाली पे। कहने का मतलब ये अगर थिन शीट है तो जो भी चार्ज है इस पे वो आधा इधर लाई कर रहा है और आधा इधर लाई कर रहा है, मतलब ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे बाउंड्री वाली कंडीशन आपने पढ़ा था गॉसियन सरफेस में कि बाउंड्री पे अगर चार्ज होगा तो क्या होगा, उसको आधा अंदर मानते हैं और आधा बाहर मानते हैं। बस उसी तरीके से अगर आप एज्यूम करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बहुत पतली शीट है, तो इसीलिए जो भी चार्ज है वो आधा इधर है और आधा पीछे की साइड है। तो एक अपने मन से आप पता है क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ले लो पहले। तो एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ये मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया। तो अगर आप देखें ध्यान से तो पीछे भी ले लेते हैं ऐसा ही एक, पीछे भी सेम ऐसा ही रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटसाइड होगा, और ये रहा तुम्हारा डेल्टा एस वेक्टर। इधर से भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, और ये मैंने ले लिया डेल्टा एस वेक्टर भी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैंने क्या ले लिया डेल्टा एस वेक्टर। तो अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों साइड ले रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है ना भाई, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आधा चार्ज इधर है और आधा पीछे की तरफ है। ठीक है, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं याद रखेंगे तो फिर रट लीजिए इसको,
क्योंकि फिर तो टेंडेंसी रटने की होती है। नहीं तो आप ऐसे समझ के चलिए कि आधा इधर है और आधा पीछे है चार्ज। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 2, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में, तो 2es हो जाएगा सीधा, क्योंकि cos तो 0 हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2e डेल्टा एस इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा q इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू q बाय s होता है, तो q इक्वल टू सिग्मा s होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अगर इसके सरफेस के अंदर चार्ज q है तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज आप मानो, आप ऐसा मान के चलो कि इस सरफेस के अंदर dq चार्ज है, तो इसे आप dq लिख लो, ठीक है। मैं ये छोटा चार्ज मान रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि ये और ये सेम है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज है q, ओके। आप dq भी मान सकते हो इसको, आप चाहो तो आप डेल्टा q लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा एस से डेल्टा एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये थ्रू आउट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊंगा भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओके। बात समझ में आई। अगेन मैं एक बात और फिर से मैं बता दूं कि आप यहाँ पे इसमें आपको परेशान नहीं होना, ये जो चार्ज है ये छोटा वाला चार्ज है, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, ओके। बात समझ में आई। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। इसको कैपिटल क्यू से रिप्लेस कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एस होता है, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद हम थिक शीट को देखने वाले हैं। चलिए थिक शीट को भी देख लेते हैं फटाफट से, इसे नोट कर लीजिए। अब थिन की जगह थिक शीट। देखो थिक शीट में क्या सीन होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा मेरे पास एक थिक शीट, ठीक है। थिक शीट में हम मान के चलेंगे दोनों साइड चार्ज है, मतलब इधर भी होगा और इसके पीछे भी होगा, ओके। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लो। तो यहाँ पे भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे आपने पीछे वाले में बनाया था, ठीक है। थोड़ा नाप तोल के अब ठीक से बना लेना आप लोग, बिल्कुल वैसा ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे जैसा पीछे बनाया गया था, कोशिश वही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और डेल्टा एस वेक्टर भी आगे है। यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और जो डेल्टा एस वेक्टर है वो भी इधर है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो आप देखोगे 2 टाइम्स ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब की बार दोनों साइड चार्ज लेना है, मैंने बोला ना दोनों साइड चार्ज लेना है। देखिए अब ये बातें अगर सुनते रहेंगे ध्यान से तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा अक्सर बस लिखा हुआ है बुकों में, तो टीचर को जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की। तो 2 EDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q, मान लेते हैं इसके अंदर Q चार्ज है, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे इसको उड़ा दीजिए आप। अच्छा E और DS सेम डायरेक्शन में है तो फिर से मैं इसको यही लिखूंगा EDS इक्वल टू Q की जगह मैं लिखूंगा सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस उड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया तुम्हारे पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस फर्क ये है कि ये दुगना है, पीछे वाले का दुगना है। मतलब आप याद रखिएगा ई थिक जो है ना ये 2 टाइम्स ऑफ ई थिन होता है। थिक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दुगना होता है थिन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के, बस ये बात आपको याद रखनी है, ओके। आई बस समझ में, ये याद रखना बस, ठीक है। तो थिन शीट भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू वाला, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक शीट और पीछे वाला था थिन शीट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही एप्लीकेशन है हमारे पास गॉस लॉ की। और भी एक और एप्लीकेशन है नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए, लेकिन वो मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं कराऊंगा, उसे मैं आगे अलग से समझा दूंगा आप लोगों को, ओके, ठीक है, क्योंकि वो आपके मेंस एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए
तो और आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और आगे की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग बस वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी वीडियो आए उसे देखना ना भूलिए। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए